which is easier, which is easier, push और pull, इसमें से कौन इजी पड़ेगा, यानी किस में कम फोर्स लगाना पड़ेगा, ये हमें अभी आज एक छोटा सा टॉपिक है, इससे स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या कर रहे थे, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है, जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। थोड़ा ध्यान थोड़ा ज्ञान, ज़्यादा ध्यान ज़्यादा ज्ञान, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अलीगढ़, आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही जामिया और दूसरी यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th 11th डिप्लोमा इंजीनियरिंग, BSc नर्सिंग, CET, पैरामेडिकल वगैरह वगैरह। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ऑनलाइन में आप अपने घर बैठे अलीगढ़ के एक्सपीरियंस टीचर से आप किसी भी क्लास की तैयारी कर सकते हैं। तो जिन लोगों को करना है वो आप लोग कांटेक्ट करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोगों का यूनिवर्सिटी के जितने भी इंफॉर्मेशन आते रहते हैं उसको अपलोड करते रहते हैं। तो ये टॉपिक हम करने जा रहे हैं कि इनमें से कौन सा आसान है, पुल करना आसान है या पुश करना आसान होता है। ठीक है, कोई आइडिया आपको कौन सा आसान पड़ेगा? ठीक है, बोला क्या, पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग, पुलिंग इज इजियर देन, ये इजी है, पुल करना आसान होता है। पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग, पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। ठीक है ना, वो कैसे, वो हम लोग वेरीफाई करके देखते हैं फिजिक्स के टर्म में। जैसे एक हमारा बॉडी है, ठीक है, एक हमारा बॉडी है, इसको हम लोग पुल कर रहे हैं, यहाँ से कोई बांध के हम लोग पुल कर रहे हैं, इसका ऐसे पुलिंग फोर्स लगाएंगे। ठीक, ये जो बॉडी था ये हमारे सरफेस पे है, एक सरफेस पे है ये, तो इसका एक वेट होगा, ये एक वेट होगा W, और इसका एक रिएक्शन लग रहा होगा R। W जो ना m×G के बराबर होता है, W m×G के बराबर होता है। तो एक वेट होगा, एक इसका नॉर्मल रिएक्शन R होगा, और ये पुलिंग फोर्स लगा रहे हैं हम लोग। पुलिंग फोर्स एक तरह का फोर्स होता है, फोर्स जो ना वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल होता है उसमें cos थीटा होता है, जो वर्टिकल होता है वो sin थीटा होता है, जानते हैं हम लोग। ठीक है ना, अब क्या बताया कि ये जो फोर्स है ये हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में थीटा एंगल पे है ये, तो ये जो पुलिंग फोर्स है इसका ये कंपोनेंट P cos थीटा हो जाएगा, और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट इधर होगा, वो P sin थीटा हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई? अब इसको हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो बॉडी को जब पुल कर रहे हैं तो अपवर्ड फोर्स कौन सा है, एक नॉर्मल रिएक्शन है, और ये P sin थीटा ये ऊपर की तरफ काम कर रहा है, और नीचे जो ना वेट है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं। ठीक है, कितनी बात समझ में आए हम लोग? अब क्या बताया कि ये जो है हेयर फ्रॉम द फिगर R plus P sin थीटा इज इक्वल टू W, वेट के बराबर है ये। ठीक है, और ये R जो होगा ये नॉर्मल रिएक्शन R इज इक्वल टू W माइनस P sin थीटा, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये नॉर्मल रिएक्शन का रिलेशन हो गया ये। ठीक है, ये W वेट है ये। ठीक, अब ये जो पुलिंग फोर्स है ये P cos थीटा हॉरिजॉन्टल की तरफ मूव करेगा, तो एक फोर्स लगेगा इसका फ्रिक्शनल फोर्स इधर की तरफ लगेगा ये। ठीक है, कितनी बात सुने? तो ये जो पुलिंग फोर्स होगा इसके मैक्सिमम काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा, जो यहाँ फ्रिक्शन लगेगा ना
तो एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक में तो बॉडी रुका रहता है, लेकिन काइनेटिक में बॉडी मूव करता है। जाहिर है अगर हम बॉडी को मूव कराना है तो इसका जितना मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होगा या फिर इनिशियल काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो इसके ये पुलिंग फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए या उसके कम से कम बराबर हो। तो पुलिंग फोर्स शुड बी इक्वल टू पुलिंग फोर्स ये P cos थीटा should be greater than equal to maximum frictional force। ठीक है ना। अगर बॉडी को मूव कराना चाहते हैं तो जो पुलिंग फोर्स है या तो इसके बराबर फ्रिक्शनल फोर्स है या इससे ज्यादा हो। ठीक है, P cos थीटा should be equal to greater than frictional force, greater than। ठीक है, आगे चले हम लोग। अगर हम लोग इसको लेते हैं फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू के आर, यानी कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये आर नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होता है ना। ये फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो ना म्यू के आर, यानी म्यू कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, और आर नॉर्मल रिएक्शन है। अब यहाँ से आर का जो वैल्यू है ये वाला है, इसको हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। तो क्या जगह एफ के इज इक्वल टू म्यू के, और ये आ जाएगा W माइनस पी कॉस पी साइन थीटा। ये हमारा एक रिलेशन आ जाएगा जब पुलिंग फोर्स लगाएंगे तो। ठीक है ना, पुलिंग फोर्स इज इक्वल टू म्यू के W P माइनस साइन थीटा। ये तो हमारा पुलिंग फोर्स लग गया, ये हो गया। लेकिन जब हम लोग पुश कर रहे होंगे, ये पुलिंग का हो गया। पुलिंग के लिए मिनिमम कितना फोर्स चाहिए, ठीक है ना, कम से कम इतना फोर्स भी लगाएंगे तो बॉडी मूव करना शुरू कर देगा। तो मिनिमम इतना फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर तो चाहिए। पुलिंग फोर्स मिनिमम कम से कम फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होना चाहिए, तब जाकर वो बॉडी मूव करने लगेगा। और उसका रिलेशन ये आ गया। अब हम लोग चलते हैं पुशिंग का, देखते हैं। ठीक है ना, व्हेन द बॉडी इज पुश्ड। अब ये दूसरा पार्ट करिए, ये पहला पार्ट था। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हेडिंग डाल देता हूँ, व्हेन द बॉडी इज पुल्ड। ये पुल कर रहे तो ये हमारा ये रिलेशन लिखा। व्हेन द बॉडी इज रखा, व्हेन द बॉडी इज pushed, when the body is pushed। ठीक है, जब बॉडी को धक्का लगाएं तो क्या होगा। तो पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम बना के एक दिखाता हूं मैं। ये एक हमारा बॉडी है, इसका एक वेट है, ये हमारा सरफेस है, इसका वेट W नीचे है और नीचे लग रहा होगा, तो इसका एक नॉर्मल रिएक्शन R ऊपर लग रहा होगा। ठीक है ना, नॉर्मल रिएक्शन R ऊपर लग रहा होगा। जब हम इसको पुश करेंगे, इधर से पुश कर रहे हैं, तो इसको हम लोग पुशिंग फोर्स लाते तो ये P डैश लगा लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका जो हम लोग कंपोनेंट बनाएंगे, ये हम लोग थोड़ा सा आगे दिखा देते हैं, ऐसे ले जाके ये वाला फोर्स को हम लोग यहाँ दिखा देते हैं। ठीक है ना, ये पुलिंग फोर्स और P डैश का डायरेक्शन ऐसे ले लिया आगे की तरफ। और अब जो है इसका जो हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में लेंगे तो ये हमारा थीटा आ जाएगा, एंगल। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जब थीटा हो जाएगा तो ये बेस हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा। और जब ये बेस हो जाएगा तो बेस का P cos थीटा तो ऐसे आ जाएगा, और ये आ जाएगा P sin थीटा नीचे की तरफ, P sin थीटा। ये डैश डाल दिया, इस पर डैश डाल दिया।
ठीक है ना। ये P साइन थीटा, P डैश साइन थीटा ये नीचे की तरफ हो गया, P डैश साइन थीटा का डायरेक्शन ये नीचे की तरफ हो गया। ये यहाँ पे P साइन थीटा ऊपर की तरफ था, जब पुल कर रहे थे हम लोग तो P साइन थीटा ऊपर की तरफ डायरेक्शन था नॉर्मल के साइड में, अब ये नीचे की तरफ हो गया। अब चूंकि ये बॉडी जस्ट मूव करेगा तो जो बैलेंसिंग फोर्स है उसको मैं लिखता हूँ, इधर से मैं थोड़ा मिटा दूँ, ये हमारा रिलेशन जो है ना ये काम का रिलेशन है, ये इसी से कंपेयर कराएंगे हम लोग, ठीक है। ये मिटा दे रहे इसको। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये वेट W नीचे की तरफ है और ये P डैश साइन थीटा नीचे की तरफ है, दोनों को प्लस करने के बाद वो नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगा, ठीक है। हेयर R is equal to W प्लस P डैश साइन थीटा, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ये इसको रहने देते, इक्वेशन नहीं डालते। और अब यहाँ पे जो पुशिंग फोर्स है, यहाँ पे जब इसको पुश करेंगे तो ये P डैश कॉस थीटा जो ना हॉरिजॉन्टल एक्ट कर रहा होगा, तो P डैश साइन थीटा का जो वैल्यू होगा मिनिमम कम से कम F फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो और भी अच्छी बात है, मगर मिनिमम उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। टू मूव द बॉडी P cos theta should be greater than equal to F फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होना चाहिए, एंड F K should be equal to म्यू K into R, ठीक है ना। ये इसको हम लोग डैश में ले लेते हैं, इसको डैश में ले लेते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए, की जगह पे ये वाला वैल्यू डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये W प्लस P डैश साइन थीटा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ रहा है, म्यू के और W प्लस P डैश साइन थीटा, ये इसके बराबर है। अब देखिए यहाँ पे जो है ये माइनस में है, म्यू के तो ठीक है, W ठीक है, ये माइनस में है और यहाँ प्लस में है, तो इसका मतलब ये वाला जो वैल्यू ज़्यादा है, ये वाला वैल्यू ज़्यादा है, ये इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं, ये वैल्यू कम है, F के कम है, F डैश ज़्यादा है, तो ये वाला ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये पुश करना मुश्किल पड़ेगा, यानी पुश करना, किसी बॉडी को पुश करके ले जाते हैं तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन पुल करना आसान होता है, पुलिंग में कम फोर्स लगता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं आगे का, here F dash kinetic friction is greater than Fk, ठीक है ना, और पुशिंग इज डिफिकल्ट देन पुलिंग, ठीक है ना, देन पुलिंग। ये हो गया हमारा कि पुलिंग जो है ना इजी है, पुशिंग डिफिकल्ट हो जाता है। ये तो ये हो गया हमारा एक पहला, पुशिंग और पुलिंग में कौन आसान है, तो ये फिजिकली हम लोगों ने एक रिलेशन को प्रूव करके दिखाया कि कौन आसान है कौन मुश्किल है। पुशिंग आसान नहीं होता, मुश्किल होता है, पुलिंग इजी होता है। इसीलिए जितने भी आज की डेट में हम लोग डिवाइसेस बना रहे हैं उसको पुल करके यूज़ करते हैं, जैसे लॉन रोलर, जो घास काटने वाली जो मशीनें आती हैं, देखे थे लॉन में घास काटने वाला, तो वो पुल भी करते हैं पुश भी करते हैं, आप उसको आगे भी धक्का ले आके चल सकते हैं या पीछे से खींच भी सकते हैं, लेकिन जो पुल वाला है वो चीज़ें बन रही हैं, मशीनें बन रही है छोटे छोटे डोमेस्टिक यूज़ के लिए या
छोटे मोटे लेवल पे उसको यूज़ कर रहे हैं, वो पुलिंग करके ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, पुशिंग वाला कम कर रहे हैं। पुशिंग में ज़्यादा फोर्स लगता है, पुलिंग में कम फोर्स लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे दे रखा है एक सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगता है, कुछ आइडिया? जब भी कभी कोई बॉडी, हाँ, जब भी कभी कोई बॉडी सर्किल में मूव करता है तो सर्कुलर मोशन में एक फोर्स लगता है सेंटर की तरफ, उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और जितना सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उतना ही फोर्स एक वर्चुअल फोर्स बाहर की तरफ लगता है, उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर होता है मगर दोनों का डायरेक्शन उल्टा होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन में लगता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है। जब हम लोग इसका सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं तो उसका जो फॉर्मूला आता है वो और उसके आगे की बातें अब मैं समझा रहा हूं। क्या दे रखा है, अगला टॉपिक हम लोग कर रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जब भी कभी कोई बॉडी सर्किल में मूव करता है तो एक फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, इसको कहते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स। और ठीक इसी तरह का फोर्स एक आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है, वर्चुअल फोर्स होता है, रियल नहीं होता, वर्चुअल होता है, इसको कहते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों का डायरेक्शन तो उल्टा होता है मगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, और ये जो फोर्स होता है वो होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, या एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये होता है। कितनी बात सुन में, ये जो होता है वी, जो होता है बेसिकली वी जो है ना आर ओमेगा के बराबर होता है। ठीक है, ये जो वी है ना ट्रांसलेटरी मोशन कहलाता है, वी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, और ये ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। वी को एंगुलर लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। कि इसका एप्लीकेशन तो वैसे बहुत जगह पे है, बहुत जगह पे हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन एक जो बहुत ही कॉमन एप्लीकेशन है, बहुत अच्छा फिजिक्स के लिए 11th क्लास के, वो है कि जब भी कभी कोई कार या बाइक रोड पे चलाते हैं और सर्कुलर आर्क आता है या सर्कुलर ट्रैक आता है, तो वहाँ पे जब कार की स्पीड होती है तो वहाँ पे एक कार का स्पीड का लिमिट का बोर्ड लगा रहता है। जैसे कोई भी सर्कुलर ट्रैक होगा तो वहाँ पे उस ट्रैक के ऊपर किनारे में एक बोर्ड पे लिखा रहता है कि आपके गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड इतनी होनी चाहिए। अगर उस स्पीड से कम की स्पीड होगी तो आप सेफ टर्न ले लेंगे, टर्न हो जाएगा और सेफ रहेगा। लेकिन अगर उससे ज़्यादा स्पीड से अगर आप गाड़ी को टर्न लेंगे तो गाड़ी जो है ना स्लाइड कर जाएगा। ठीक है ना, वो बाहर की तरफ स्लाइड कर जाता है, नहीं बाहर की तरफ फिर गिर जाता गाड़ी जाके। ठीक है, स्किड कर जाता है, स्किड का मतलब होता है स्लिप कर जाता बाहर की तरफ। तो वो जो सर्कुलर ट्रैक पे जो स्पीड लगाया है वो किस कंसेप्ट को लगाया या क्यों लगाते हैं, उसकी क्या वजह है स्पीड लिमिट लगाने के। ऐसे तो सीधा पता चला कि आप रोड खाली है तो 80 पे जाइए, 100 पे भी जा सकते हैं, रोड और वहाँ के सर्विस कैसी है, कौन सा रोड है। एक होता है ना एक्सप्रेस वे है, एक होता है सिविलियन रोड है, यानी डोमेस्टिक एरिया है, वहाँ आबादी है, तो एक गाड़ी को सर्टेन स्पीड से ले सकते हैं क्योंकि वहाँ कभी भी कोई भी गाड़ी कहीं से भी आ सकता है। एक्सप्रेस वे पे गाड़ियाँ कम आती है, जो एक तरफ चली जा रही है वो चली जा रही हैं, तो वहाँ पे 100 से ज़्यादा 100 से ज़्यादा स्पीड गाड़ियाँ चलती हैं, 150 180 200 तक भी चली जाती है बाहर के, अगर गाड़ी में दम है तो। वरना कमज़ोर गाड़ी जो है ना बिखर जाती है, उड़ जाती है। मजबूत गाड़ी होती है तो 200 की स्पीड कवर कर लेती है, मतलब बैलेंस कर जाती है बॉडी। कितनी बात समझ में है। लेकिन सर्कुलर ट्रैक पे पता चला कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, सीधे रास्ते पे वहीं पे स्टेट रोड पे वहीं पे 100 की लिमिट है, 100 से जा सकते हैं। लेकिन आर्क आते ही, सर्कुलर ट्रैक आते ही वहाँ पे बता रहा 40 44 42 किलोमीटर स्पीड आपकी होनी चाहिए। ऐसा क्यों और क्या वजह है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है
और क्या वजह होता है, लेकिन वहाँ जो मेन वजह है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स किधर होता है, इनवर्ड, लेकिन उतना ही फोर्स फिक्सिशियस फोर्स बाहर की तरफ लगता है, उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल। मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में अलग है, एक इनवर्ड है एक आउटवर्ड है। कितनी बात समझ में। अब क्या बताया कि मैं एक ड्राइंग बनाने की कोशिश करूंगा कि एक रोड पे रिप्रेजेंट करूं, लेकिन थोड़ा ऐसा वैसा बनेगा तो कोई बात नहीं, बात समझने की है। तो मैं इसे मिटा दूं, हेडिंग दे रखा अगला, सर्कुलर मोशन ऑफ a car on a level road। सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड। ये जो मान लेते एक ऐसे जगह है जहां पे एक सर्कुलर आर्क बन रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे एक सर्कुलर आर्क बन रहा है, और यहाँ पे एक कार जो है ना चला आ रहा है, इधर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल एक्यूरेट बने, बस समझने की बात है। ठीक है ना, ये कार जो है ना ऐसे मूव कर रही है। कितनी बात समझ में, कार जो है ना जैसे गाड़ी ड्राइव करे तो हमें इस तरह से हम लोग ट्रैक को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, देख लेंगे फोटो में, आपके बुक में दिया होगा। तो इस तरह से एक हम लोग कार को हम लोग टर्न लेना चाह रहे हैं। जब भी कभी कार टर्न करेगा तो जाहिर है उसका एक लेफ्ट में या राइट में डायरेक्शन होगा। जब वो डायरेक्शन जब मूव कराते गाड़ी को तो पहिए का जो टर्न लेता है, तो पहिया जो है जमीन से चूंकि कांटेक्ट में है तो उस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो मोशन के अगेंस्ट में होगा, जिधर बॉडी मूव कर रहा हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। अब यहाँ पे क्या बताया कि अगर कार को इस तरह से अगर घुमा रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये इनवर्ड काम करेगा, ठीक है। क्यों इनवर्ड काम करेगा, क्योंकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स तो इनवर्ड काम करता है, लेकिन उसी के इक्वल बाहर की तरफ फोर्स काम करता है, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इस बॉडी पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ, ठीक है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, तो उस बाहर के फोर्स को काउंटर करने के लिए गाड़ी के पहिए पे जमीन से एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, और उस फ्रिक्शनल फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो इधर ले लिया हम लोगों ने। ये दोनों का हम बल्कि यहाँ नहीं, यहाँ बना लेते हैं। ये जो दोनों पहिया है ना इसके बीच का पार्ट ले लिए, और ये ले लिया F1 फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। दोनों पहिया जो एक्सेल में लगा होता है ना, देखेंगे गाड़ी के जो दो पहिए होते हैं ना, फ्रंट वाले बैक वाले, तो दोनों पहिया फ्रंट वाले एक एक्सेल से लगे होते हैं। एक्सेल मतलब एक लोहे का वो पाइप होता है उस पर लगा होता है, और दोनों पहिए जो पीछे वाले होते हैं वो भी एक्सेल से लगे होते हैं। तो इसका जो बीच का सेक्शन है वहां पे हम लोगों ने मान लिया कि दोनों पहिए पे ये एक फिर फ्रिक्शनल फोर्स लगा F1। आगे और पीछे के पहिए जरूरी नहीं कि इक्वल हो, बहुत सारी गाड़ियां ऐसी है जिनके अगले पहिया अलग होता है, पीछे का पहिया अलग होता है, ठीक है, क्योंकि उस पर लोड के हिसाब से होता है। मारुति वगैरह में तो चलो छोटी गाड़ियां तो उसमें बराबर होती है, मगर जैसे ट्रक वगैरह में होते हैं ना तो आगे और पीछे के पहिए में फर्क होता है, ठीक है, क्योंकि लोड ले जाना होता है तो लोड के हिसाब से वो होता है, ठीक है। तो क्या बताया कि एक तो ये हो गया हमारा फ्रंट वाले पहिए पे, व्हील पे, और दूसरा जो है ना ये जो है इसके बीच में पीछे वाले पे एक फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लगेगा, F2 ले लेते हैं। इतनी बात में ये जो कार है रोड पे ऐसे कार चल रही है तो उसका एक अपना वेट है, तो उसका जो वेट होगा ये ऊपर की तरफ वेट लग रहा होगा, ठीक है ना। वेट बल्कि ऊपर नहीं, बल्कि ये नॉर्मल रिएक्शन होगा, वेट तो उसका नीचे लग रहा होगा ऐसे। कितनी बात सुनी, गाड़ी का जो जितना वेट है, जैसा भी गाड़ी है उसकी जो वेट है नीचे की तरफ लग रहा होगा, तो उसका एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा होगा। कितनी बात सुन में। अब क्या बताया कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की तरफ लग रहा है, और ये दोनों फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी अगला पहिए पे और पिछले पहिए पे,
दोनों मिला के फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से या तो ज्यादा हो या उसके बराबर हो। ये दोनों फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से या तो ज्यादा हो या उसके बराबर हो, तब ये स्किड नहीं करेगा, स्किप नहीं करेगा। और अगर कम पड़ गया तो गाड़ी स्किड कर जाएगी। कितनी बात समझ में आई? ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको 2 लाइन लिख देता हूं समझने के लिए। When a moving car take turn on circular track, a centrifugal force acts on the car, and the frictional force, यहां पे थोड़ा सा हम लोग अलग कर लेते हैं, थोड़ा सा यहां पे एक थोड़ी सी लाइन बढ़ा देता हूं। A centrifugal force acts on the body in outward direction, while the frictional force on the wheel act in inward direction। ठीक है ना, फ्रिक्शनल फोर्स जो है ना इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। टोटल फ्रिक्शनल force should be equal to greater than the centrifugal force, ठीक है ना। अब यहाँ पे टोटल फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा कि अगले पहिए का और पिछले पहिए का दोनों को मिलाकर, ठीक है, दोनों को मिलाकर यानी कि F1 प्लस F2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, वो होता है mv² अपॉन r, है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आगे चले हम लोग, इधर से थोड़ा मिटा दे हम, या इसको यहीं पे रहने देते हैं, इसको यहाँ पे रहने देते हैं, इसे मिटा देते हैं। अब ये हो जाना टोटल जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये इसको ले लेते हैं Fk के बराबर कर लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू mv² अपॉन r। ये टोटल फोर्स हो गया है। F1 प्लस F2 फ्रिक्शनल फोर्स फ्रंट व्हील पे बैक व्हील दोनों मिलाकर Fk के बराबर होते हैं, और ये जो फोर्स होगा म्यू के r के बराबर होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू mv² अपॉन r। ठीक है ना, कितनी बात सुनिए। ये r जो होता है ये वेट के बराबर होता है, या हम लोग यूं कह सकते हैं m इंटू जी के बराबर होता है। ये म्यू के एम जी एटलीस्ट इक्वल टू mv² r। कितनी बात समझे, कम से कम ये इसके बराबर तो होना ही चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल के बराबर। ज्यादा हो सेफ है, अगर वो टोटल फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ज्यादा होगा तो बिल्कुल सेफ है, मगर कम से कम इसके बराबर तो होना ही चाहिए अगर सेफ टर्निंग लेना चाहते हैं तो। अब ये m से m कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, ये r को इधर शिफ्ट कर देता, म्यू जी आर इज इक्वल टू v², एंड v इज इक्वल टू कितना होगा, v इज इक्वल टू रूट म्यू जी
म्यू आर जी, ये इसके बराबर होता है, ठीक है, मैक्सिमम परमिटेड वेलोसिटी, मैक्सिमम परमिटेड वेलोसिटी ऑन द सर्कुलर ट्रैक, यानी जिस सर्कुलर ट्रैक पे गाड़ी को टर्न कराना है तो उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी लेवल रोड पे, वो म्यू आर जी के बराबर हो गया। यानी म्यू कितना है, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, और वो सर्कुलर ट्रैक जो है उसका रेडियस कितना बन रहा है सर्कल का, और उसका फिर जी कितना है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, जितना वैल्यू आएगा वही उसका परमिटेड वैल्यू हो जाता है। आगे चले हम लोग, इधर से मैं थोड़ा मिटा दूं, मैक्सिमम परमिटेड वेलोसिटी v मैक्सिमम इज इक्वल टू रूट म्यू आर जी, ठीक है ना। ये म्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर, आर होता है रेडियस, रेडियस कहाँ से लेंगे, ये जैसे ये आर्क बना है ना, तो ये जो सेंटर बन रहा था इसका सेंटर यहाँ होगा, तो यहाँ से इसका रेडियस होगा, ये सेंटर होगा तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगा, ठीक है ना। ये रोड का विड्थ नहीं होता, वो आर्क का जो सर्किल का सेंटर बनेगा उससे रेडियस लेते हैं, और जी का वैल्यू 10 होता है। क्या बताया कि जब इसकी वैल्यू डाल के अगर कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या बता रहे थे कि ये जो परमिटेड वेलोसिटी है ये म्यू से, आर से और जी पे डिपेंड करता है। म्यू जो अगर मान लो कोई रोड ऐसा है जो स्मूथ है, स्मूथ का मतलब क्या होगा, फ्रिक्शन, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत कम होगा, जब बहुत ही कम होगा तो ये पूरा कम कर देगा ये। जैसे एक चीज मैं बताने जा रहा हूं, देखिए किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही चीज आ जाएगा, लेकिन उसी चीज को अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये जो है ना आधा हो जाएगा। जैसे मान लो ये 100 था, तो 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, लेकिन 100 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 हो गया, ये आधा हो गया। और अगर मान लो हम 0.3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 30 हो गया, और मान लो 0.1 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 10 हो गया। ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है जैसे से कम होता जाएगा 1 से, वो ओवरऑल वैल्यू भी कम होता जाएगा। क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर फ्रिक्शन है तब भी परमिटेड वेलोसिटी कम होता है, क्योंकि ये आर और जी का वैल्यू लेके फिर उस पर से रूट लेना है, तो परमिटेड वेलोसिटी कम होता है अगर म्यू एक है ठीक ठाक वैल्यू है। जैसे म्यू तो 1 से वैसे कम ही होता है, आमतौर पे रोड का जो लिया जाता है 0.4 होता है, ज़्यादा 0.5 तक हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा फ्रिक्शन रखने से भी क्या नुकसान है, वियरिंग एंड टीयरिंग होता है। हमने बताया था ना कि वियरिंग एंड टीयरिंग होता है, गाड़ी के पहिए घिसने लगते हैं, कटने लगते हैं, तो वियरिंग एंड टीयरिंग तो ज़्यादा फ्रिक्शन भी नहीं रख सकते हम लोग, ठीक है। लेकिन हाँ 1 से कम होता तो 0.4, लेकिन अगर कोई सरफेस या कोई रोड कोई जगह ज़्यादा चिकनी हो गई है, चिकने हो गया यानी फ्रिक्शन कम हो गया, तो उसका परमिटेड वेलोसिटी और कम हो जाएगा। जैसे क्या होता है कि किसी सर्कुलर ट्रैक पे मान लो नॉर्मल डे में 40-45 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी घूम जाती है, मगर अब क्या हुआ कि बारिश हो गई, क्या हो गई, बारिश हो गई, तो अब जो म्यू का वैल्यू है कम हो गया, म्यू का वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा। अब 40 के स्पीड पे अगर गाड़ी को घुमाएंगे ना उस पर, तो गाड़ी स्किड कर जाएगी, स्लिप कर जाएगी, यानी बारिश में 40 के बजाय 25-20 पे ले जाएंगे तो सेफ है, और सूखे था तो 40 पे ठीक निकल जा रहा था वहां से। तो क्या समझ में आया कि अगर म्यू जो नॉर्मल है वो तो ठीक है, इसको वैल्यू डालने के बाद जी का वैल्यू हमें ज़्यादा 10 यूज़ करते हैं, तो डालने के बाद जब रूट लेंगे तो ये परमिटेड मैक्सिमम परमिटेड वैल्यू ऑफ द कार वो कम आ जाता है, ठीक है। अब अगर कोई कार मान लो 80 के स्पीड से उस पर चढ़ा, नीचे से चल रहा था 80 के स्पीड चली आ रही थी, और उस आर्क पे चढ़ा, तो जाहिर है उसको स्पीड कम करने के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए, या तो वो पहले ही से शुरू से ही स्पीड लिमिट कम करके आए, लेकिन नीचे से अगर ज़्यादा स्पीड से गया तो उसको स्पीड कम करने के लिए टाइम चाहिए, क्योंकि इस पर तो परमिटेड वेलोसिटी मान लो 45 किलोमीटर है और वो 80 के स्पीड से चल रहा है, ऊपर चढ़ा रहा है गाड़ी को,
तो जाहिर है कम करते करते पता चला कि वो सर्किल पे पहुंच गया, वो 60-60 था, गाड़ी स्किड कर जाएगी, गाड़ी पता चला नीचे गिर गई खाई में जाके। कितनी बात समझ में आई? तो क्या समझ में आया कि गाड़ी को एक तो ये कि जितना परमिटेड वेलोसिटी है वहाँ उससे बहुत ही अवेयर होना पड़ेगा कि इस पे सर्कुलर ट्रैक पे कितना परमिटेड वेलोसिटी है। और अगर किसी जैसे कोई नया आदमी गाड़ी चला रहा है, जैसे पहले कभी नहीं आया होता ना, कभी इंटरसिटी लोग जाते हैं, कहाँ जा रहे हैं, कानपुर जा रहे हैं, ट्रेन से गाड़ी से नहीं, इस बार गाड़ी से ही चले जा रहा हूँ। बहुत दफ़ा लोग अपने अपने कार से सफ़र कर जाते हैं, तो बहुत सारे रास्ते उनको पता नहीं है, फ्लाईओवर भी आता है ना, फ्लाईओवर भी आता है, फ्लाईओवर सर्कुलर टाइप के बनते हैं, तो उस पर उनकी स्पीड पता चला जो नीचे की स्पीड है उसी स्पीड से जाएंगे तो फिर गाड़ी गिर जाएगी। तो उसके लिए क्या होता है कि उनको सेफ्टी के लिए, अब यार आ रही मेरी बात समझ में, उसकी सेफ्टी के लिए एक तरीका और किया गया है और वो है बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड का क्या मतलब हुआ, यहाँ देखिए हमने लिखा लेवल रोड, यानी रोड जो है ना बिल्कुल बराबर है, ऐसे बराबर है बिल्कुल। और बैंकिंग रोड का क्या मतलब हुआ कि रोड जो है ना एक तरफ से ऊपर उठा देते हैं, एक तरफ से ऊपर उठा देते हैं, और उसको उठाने से क्या फायदा होता है वो अब मैं अगला टॉपिक बैंकिंग ऑफ रोड बनाने जा रहा हूँ, करने जा रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया? ये मैक्सिमम परमिटेड वेलोसिटी ऑफ अ कार ऑन ए सर्कुलर ट्रैक इतना होता है, और अगर कभी बारिश हो जाए तो उससे समझिए आधा हो जाता है। अगर उसके बारिश के टाइम में अगर उसी स्पीड से अगर टर्न मारेंगे तो गाड़ी स्किड कर जाएगी, जबकि नॉर्मल डे में उससे निकल जाते थे। तो इस बात का ध्यान मतलब ये दिया गया, फिजिक्स में समझाया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर और ज़्यादा स्पीड से टर्न लेना चाहते हैं तो रोड को बैंक करना पड़ेगा, यानी उसको थोड़ा तिरछा बनाना पड़ेगा रोड को। तो बैंकिंग ऑफ रोड अगला टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, नोट कर लिए इसको। बैंकिंग ऑफ रोड का डेफिनेशन लिखते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड, द आउटर एज ऑफ अ रोड is raised with respect to inner edge of the road. Inner edge of the road. Inner edge of the road. The outer edge of a road is raised with respect to inner edge of the road to increase the limit of speed of a car on the track is called banking of road. Banking of road, ठीक है। The angle raised is called angle of banking. एंगल ऑफ बैंकिंग, यानी कितना एंगल इसको उठाते हैं वही एंगल ऑफ बैंकिंग कहलाता है। आगे चले हम लोग, ये डेफिनेशन हो गया बैंकिंग ऑफ रोड का। मैं थोड़ा सा डायग्राम से इसको समझाता हूँ, इसको मैं डायग्राम से समझाता हूँ।
ये क्या होता है, एक हमारा ऐसा जैसे ये हमारा नॉर्मल रोड है सर्कुलर ट्रैक पे, ये हमारा एक लेवल रोड है, ये इसमें कुछ नहीं करते। लेकिन जब हम लोग बैंकिंग करते हैं तो क्या करते हैं कि ये हमारा एक इनर एज है, ये आउटर एज है, और ये तो लेवल रोड है, लेकिन इसको क्या करते हैं ऐसे यहाँ से उठा देते हैं रोड को। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? ये जो आउटर एज है इसको तो आउटर एज बोलते हैं हम लोग, और ये इनर एज है। ठीक है, ये तो नॉर्मल, जैसे ये नॉर्मल रोड था ऐसे, तो ये नॉर्मल रोड है, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया कि इतना एंगल उठा दिया गया ऊपर की तरफ, तो आउटर एज जो है इनर एज के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा उठा देते हैं इसको, और इसी को हम लोग कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। यानी आउटर एज जो होता है थोड़ा ऊपर उठा होता है इनर एज के मुकाबले में। जैसे मान लो गाड़ी, जैसे यहाँ पे हम लोग गाड़ी लेफ्ट में टर्न लेना है, सॉरी राइट में टर्न लेना है, तो राइट में जब टर्न लेंगे गाड़ी को, तो जो आउटर पार्ट है वो उठा हुआ है, ये इनर पार्ट जो है ना नीचे की तरफ है। ये जब रोड पे ऐसा करते हैं तो यही हमारा बैंकिंग ऑफ रोड कहलाता है, बैंकिंग ऑफ रोड कहलाता है। इससे क्या सपोर्ट मिलता है वो अब हम बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे जब बॉडी को रखा था हम लोगों ने, यहाँ पे जब बॉडी को रखा था इधर, तो ये जो हमारा एक वेट था यानी m/g था, और इसका एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ था। ठीक है ना, लेकिन अब क्या होगा कि अब ये बॉडी जो ना, ये जैसे कार है, बॉडी तो ये कार है, अब कार का डायग्राम नहीं बना पाएंगे हम, तो हम ऐसे ही बना देते हैं। तो ये जो हमारा एक कार है, इसका जो है ना वेट इधर की तरफ है m/g। ठीक है ना, और ये जो है इसका नॉर्मल रिएक्शन इधर की तरफ काम कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, अब ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसका कंपोनेंट निकालेंगे, इसका कंपोनेंट निकालेंगे, क्योंकि जो कार है, जैसे हम लोगों ने कार दिखाया था, कार जब ऐसे सीधे जाएगा तो उसका वेट नीचे होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर होगा, लेकिन कार जब तिरछा हो जाएगा ऐसे रोड पे, बैंकिंग रोड पे जब कार तिरछा होगा तो नॉर्मल रिएक्शन इधर की तरफ जाने लगेगा। ठीक है, जिधर जैसे इधर की तरफ होगा, जिधर मुड़ेगा उसकी तरफ से ऊपर तिरछा होने लगेगा, तो ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन इधर की तरफ हो गया। अब इसके दो कंपोनेंट बनाएंगे, एक कंपोनेंट तो इधर होगा, ये थीटा है तो यहाँ पे थीटा ले लेंगे, और एक कंपोनेंट इसका इधर बन जाएगा। ये जो थीटा यहाँ है तो ये बेस कंपोनेंट है, ये हो जाएगा r cos थीटा, और ये जो है परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा r sin थीटा। कितनी बात समझ में? ये तो कार का नॉर्मल रिएक्शन का हो गया। कितनी बात समझ में? कार के नॉर्मल रिएक्शन का हो गया, ये दो कंपोनेंट। आगे चले, अब क्या बताया कि जिस वक्त ये कार इधर टर्न कर रहा होगा तो इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, ये हम ले लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा होगा, और इसको काउंटर करने के लिए एक हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा जो इनवर्ड की तरफ लगेगा। कितनी बात सुनी? तो इसको काउंटर करने के लिए एक हमारा फोर्स लग रहा है, वो है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इधर की तरफ लगेगा। कितनी बात सुन में? अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, तो मैं इस वाले फ्रिक्शनल फोर्स का यहाँ पे एक कंपोनेंट, ये फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है हमारा इधर की तरफ, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये इधर की तरफ होगा, यहाँ पे थीटा बन जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे थीटा बन जाएगा, तो ये जो है ना बेस कहलाने लगेगा, तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, ये इधर की तरफ, और इसका जो डाउनवर्ड लगेगा वो एफ साइन थीटा आ जाएगा ये। कितनी बात समझ में? कितना समझ में आया बताइए, कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया? ये जो हमारे कार का जो वेट था, नॉर्मल रिएक्शन था, इसका दो कंपोनेंट बनाया है, एक आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, इस तरह से। लेकिन जिस वक्त कार चल रहा होगा उस वक्त एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, और उसको काउंटर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए एक फ्रिक्शनल फोर्स इनवर्ड लग रहा होगा। ये फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग यहाँ ले लेते हैं और इसके दो कंपोनेंट बनाते हैं, तो एक एफ कॉस थीटा हो जाता है, ये एफ साइन थीटा हो जाता है ये।
कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, ये समझ में आ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं R and F, normal reaction and frictional force, has its components as shown in the figure. ठीक है। Now the force balancing to each other are, now the forces balancing to each other are क्या दे रखा है, देखिए ये जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये आउटवर्ड लग रहा है, तो वे नॉर्मल रिएक्शन के रिस्पेक्ट में ये वाला r sin थीटा इनवर्ड लग रहा है। ये देखिए r sin थीटा इनवर्ड लग रहा था, और फ्रिक्शनल फोर्स का ये f cos थीटा भी इनवर्ड लग रहा है। ठीक है, तो ये r sin थीटा और f cos थीटा ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बराबर कर रहे हैं, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो वैल्यू होगा था mv²/r होता है। तो हियर ये r sin थीटा प्लस f cos थीटा, ये इसका इनवर्ट कंपोनेंट और फ्रिक्शनल फोर्स का इनवर्ट कंपोनेंट, ये दोनों मिलाएंगे तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर आ जाएंगे। ये इसका ये mv²/r, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ये बताइए कितना समझ में आया। ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं वर्टिकल कंपोनेंट्स। वर्टिकल कंपोनेंट्स, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये mg नीचे की तरफ काम कर रहा है और ये f sin थीटा भी नीचे की तरफ काम कर रहा है। डाउनवर्ड इसका भी कंपोनेंट है, ये भी कंपोनेंट है, और इसके बराबर होगा r cos थीटा। ठीक है, तो क्या दे रखा है ये, इसमें mg प्लस f sin थीटा इज इक्वल टू r cos थीटा। कितनी बात सुन में, वर्टिकल कंपोनेंट में ये mg को यहीं रखते हैं, इसको उधर ले आते हैं। mg इज इक्वल टू r cos थीटा माइनस f sin थीटा। ठीक है ना, ये इधर जाके माइनस हो गया, ये mg को उधर कर लेते हैं और इसको इधर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा r cos थीटा माइनस f sin थीटा इज इक्वल टू mg। ये दूसरा इक्वेशन कर दिया हम लोगों ने। कितनी बात सुन में, ये r sin थीटा प्लस f cos थीटा mv²/r के बराबर कर दिया, और यहाँ r cos थीटा माइनस f sin थीटा इज इक्वल टू mg के बराबर कर दिया। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। कितनी बात समझ में आई। अब इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। ठीक है, कुछ मैं मिटा दूं ऊपर से, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा, r sin थीटा प्लस f cos थीटा अपॉन r cos थीटा माइनस f sin थीटा। ये ऊपर में आएगा ये mv²/r और ये mg आ जाएगा। ठीक है, ये m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा v²/rg। कितनी बात सुन, v²/rg। अब क्या बताया कि इस इक्वेशन को लेफ्ट हैंड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को r cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं, और सिंप्लीफाई करने के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट वाले इक्वेशन है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसको r cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है,
इसकी ज़रूरत नहीं है, ये सब खत्म हो गए। डिवाइडिंग न्यूमरेटर and denominator by r cos theta in LHS, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड में r cos थीटा से डिवाइड करते हैं। तो देखिए r sin थीटा को अगर हम लोग r sin थीटा को r cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे f cos थीटा को r sin थीटा से डिवाइड कर देते हैं, सॉरी r cos थीटा से, r cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं। फिर यहाँ पे भी r cos थीटा को r cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं और माइनस f sin थीटा को r cos से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। ये इधर कुछ नहीं कर रहे, f v स्क्वायर r g, ठीक है। ये देखिए r से r कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा tan थीटा आ जाएगा ये, ठीक है। ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा, f अपॉन r आ जाएगा, ये f अपॉन r आ जाता है। यहाँ पे पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और यहाँ माइनस है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा, f अपॉन r इंटू tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r g। कितनी बात समझ में आई? ये हम लोग जानते हैं f अपॉन r जो होता है ये म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। f अपॉन r कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। तो यहाँ पे जहाँ f अपॉन r है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये म्यू से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। कितनी बात समझ में आई? आ रहा समझ में सबको? तो ये दे रखा है हमारा, इसको हम लोग रिप्लेस दे रहे हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा ये tan थीटा प्लस म्यू, ये म्यू हो जाएगा 1 माइनस f अपन आर म्यू tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपन आर जी। कितनी बात समझ में आई? एक अच्छा डराइव कर रहे हैं हम लोग, ये बहुत ही अच्छा कॉमन डराइव है, बहुत अच्छा डराइव है। एग्जाम में तो बहुत कम आते हैं, मगर कंपटीशन में क्वेश्चन करने के लिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन करने के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। तो ये दे रखा v स्क्वायर अपन आर जी इज इक्वल टू म्यू tan थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू tan थीटा, ठीक है। अब हम लोग इधर से थोड़ा सा मिटाएंगे, इधर नोट कर लिया आप लोग, मैं उधर का लिख, हाँ जी, ठीक है। अब यहां से अगर हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं v, तो क्या आ जाएगा, ये v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी, और ये हमारा tan थीटा म्यू प्लस tan थीटा, म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, ये हमारा एक v स्क्वायर का वैल्यू आ गया। और v का जो वैल्यू आ जाएगा हमारा आर जी म्यू प्लस tan थीटा 1 माइनस म्यू tan थीटा, ये हो जाएगा और इस पे रूट लग जाएगा। तो ये हमारा एक फाइनल फार्मूला बन के आ गया मैक्सिमम परमिटेड वेलोसिटी का, मैक्सिमम परमिटेड वेलोसिटी का फार्मूला है आर जी म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, ये, और इस पे रूट लगा दिया। कितनी बात समझ में आई? ये हमारा आ गया मैक्सिमम परमिटेड वेलोसिटी ऑन द बैंक्ड रोड, या अगर रोड अगर तिरछा कर देंगे तो उस पर कितना मैक्सिमम वेलोसिटी से बॉडी मूव कर सकता है। वैसे हमारे पास लेवल रोड में जो स्पीड था उसका जो वैल्यू था वो था, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंपेयर करने के लिए,
क्या था लेवल रोड का, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑन द लेवल रोड था म्यू आर जी होल रूट, ये था हमारा, ठीक है ना। पहले प्लेन लेवल रोड पे तो ये वाला वैल्यू था, अब हमें ये वाला वैल्यू निकल के आया है। अब क्या बताया कि यहां पे अगर म्यू जीरो होता, म्यू जीरो होता यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स जीरो होता, तो ये वेलोसिटी भी जीरो हो जाता, यानी कि आप टर्न ले ही नहीं सकते, गाड़ी से स्कीड किसी भी वेलोसिटी से जाएंगे स्कीड कर जाएगा। लेकिन यहां पे क्या है देखिए, अगर म्यू का वैल्यू जीरो कर दे लेवल रोड पे, बैंक रोड पे, अगर म्यू का वैल्यू जीरो कर देते, इफ म्यू इज इक्वल टू जीरो, इफ म्यू इज इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, ये वन है, तो क्या मिलेगा हमें, मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू आर जी tan थीटा। ये देख रहा है ना, ये वाला जीरो हो गया, ये वाला जीरो हो गया, ये वन था, तो ये आर जी तो ही था, ये tan थीटा बच जाएगा। तो ये बॉडी जो अभी भी स्कीड नहीं करेगा, जबकि फ्रिक्शनल फोर्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो है, तब भी वो बॉडी पे गाड़ी जो है ना स्कीड नहीं करेगा, टर्न ले लेगा, वेलोसिटी कम हो जाएगा मगर टर्न ले लेगा। तो ये आर और जी तो सेम है, ये tan थीटा हमारा कितना एंगल है उसके हिसाब से उसका वैल्यू आ जाता है, ठीक है ना। और उसके हिसाब से जीरो नहीं होगा, स्किड नहीं करेगा। अगर रोड जो बैंक कर दे तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो अगर रहेगा तब भी वो गाड़ी टर्न करेगा, स्लिप नहीं करेगा। और अगर लेवल रोड पे होगा तो स्किड करेगा, स्लिप कर जाएगा। कितनी बात सुन में है। तो ये दे रखा है बैंक रोड का एडवांटेज। अब क्या हुआ, बैंक रोड में आर जी तो है ही है, म्यू का वैल्यू आएगा प्लस tan थीटा, ये सब मिलाएंगे तो ये वन से ज्यादा आता है, ये वन से ज्यादा आता है। और देखिए ये वन माइनस दिस वैल्यू, तो ये नीचे वाला वन से कम आ जाएगा। तो जब नीचे वाला वन से कम आता है ना, तो एज ए होल ज्यादा हो जाता है वैल्यू। जैसे मान लो, जैसे ये मान लो 10/1 है, तो कितना होगा 10 होगा। लेकिन अगर 10/0.1 है तो कितना हो जाएगा, ये 100, तो ये बढ़ गया। तो अगर नीचे का वैल्यू कम होता है डिनोमिनेटर का, तो नेट वैल्यू बढ़ जाता है। तो यहाँ पे वन में से जब इसको माइनस करेंगे तो वन से ये कम हो जाएगा। जब वन से जितना ये कम होगा एज ए होल पूरा वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। तो क्या समझ में आया कि जब रोड को बैंक कर दें तो और ज़्यादा परमिटेड वेलोसिटी बढ़ जाता है, और ज़्यादा स्पीड से कोई भी कार कोई भी गाड़ी उस सर्कुलर ट्रैक पे टर्न ले सकता है। इवन अगर फ्रिक्शन जीरो होगा तब भी टर्न ले सकता है स्लो करके, ठीक है ना। अब क्या बताया कि ये जो एंगल है इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, एंगल कितना रखेंगे। तो क्या समझ में आया, ये जो रूट है इसको हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा v² इज इक्वल टू आर जी tan थीटा, ठीक है ना। और tan थीटा इज इक्वल टू v² आर जी, और थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे ले लेते हम लोग, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v² आर जी। ये हमारा थीटा का वैल्यू आ जाता है। और यहाँ से फिर एंगल भी निकाल सकते हैं कि कितना एंगल बैंक किया गया है, या कितना परमिटेड वेलोसिटी अगर देना चाहते हैं, इतना वेलोसिटी से गाड़ी को टर्न करना है तो उसको कितना बैंक करना पड़ेगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो है तब की बात है, अगर म्यू है तब तो और भी सपोर्टिंग है। कितनी बात समझिए। तो ये था हमारा टॉपिक, बैंकिंग ऑफ रोड and permitted velocity of the road of the vehicle on the banked road, तो बढ़ जाता है। कल हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे के टॉपिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आज यहीं पे रहने देते हैं।